नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज खिलजी वंश। कल हम लोगों ने गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आपका काम क्या है कि आप उस वीडियो को देखें, अगर देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए हम लोग यूपी ट्रिपल में पीईटी के हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसा सिलेबस में दिया है वैसे वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। तो खिलजी वंश पढ़ेंगे। देखिए खिलजी वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिल जाती है। एक पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, क्या नाम है उसका, तारीख़ फिरोज शाही एक पुस्तक है बरनी की, जिसमें बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का वर्णन है। इसी के हिसाब से इसमें बताया गया है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिरोज शाही किसकी किताब है, बरनी की किताब है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे प्रारंभिक इतिहास क्या है इनका, तो देखिए जन्म कब हुआ है 1220 में। डेट क्या है, डेट अलग अलग इतिहासकारों ने बताई, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे लिखा नहीं है। आधुनिक अफगानिस्तान के कलात शहर में इसका जन्म हुआ था, और पुत्री का जो नाम था मलिकाए जहाँ, जिसका निकाह इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसका भतीजा था। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा खूंखार ये शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज जो हैं वो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आखिर ये कब आए थे, तो इसके जो पूर्वज थे वो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आ गए थे। और जो जलालुद्दीन फिरोज है ये बलबन के समय में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया था, बलबन के समय में। ठीक है, देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष जो है वो केकूबाद के शासनकाल में हुआ था, केकूबाद। ठीक है, और केकूबाद ने फिरोज खिलजी को समाना यानी जो आधुनिक पंजाब है इसका सूबेदार बनाया था। बरन यानी आधुनिक बुलंदशहर है इसका सूबेदार, और अंत में शाइस्ता खां की उपाधि देकर अपना सेनापति नियुक्त किया था। किसने, केकूबाद ने। तभी देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि जो खिलजी का जो राजनीतिक उत्कर्ष है वो केकूबाद के शासनकाल में ही हुआ था। एक बात तो बता दूं मैं आपको कि जो खिलजी वंश है इसमें हिंदुओं को सबसे ऊंचे पद पर रखना स्टार्ट कर दिया था खिलजी वंश ने। इससे पहले जो चला था गुलाम वंश में ऐसा कुछ नहीं था। खिलजी वंश जो ऐसा था जिसमें हिंदुओं को काफ़ी उच्च पदों पर ओहदा दिया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपसे। फिर देखिए क्या है कि फिरोज ने 1290 में केकूबाद के उत्तराधिकारी जो क्यूमर्स है ना, जिसको शमसुद्दीन द्वितीय, ये तो जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे, उसको जल्दी में, बहुत छोटा था 3 वर्ष का था ये क्यूमर्स, इसको शासक बना दिया था। और इसकी हत्या कर दी थी सल्तनत खिलजी वंश ने, मतलब फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो तब स्टार्ट हुआ था खिलजी वंश। अब देखिए जानते क्या हुआ कि इसने हत्या कर दी, और ये दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली के महल में आया नहीं था, इसको बुलाया गया है 1 साल के बाद, तब ये दिल्ली आया था। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है, और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 13 जून 1290 को किला खोरी या कीलूगढ़ के महल में हुआ था, है ना। दिल्ली में नहीं हुआ था, दिल्ली में बाद में गया था ये। यहाँ पर देखिए इस महल में 1 वर्ष रहने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली के अमीरों ने आमंत्रण किया कि भैया आओ, तब ये गया था वहाँ पर, मुख्य महल में गया था। और शासक बनने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के भतीजे मिलक छज्जू को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ठीक है, और बाद में क्या किया था, 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का सूबेदार बनाया था। हुआ क्या था कि ये जो मलिक छज्जू है ये बलबन का कौन था, भतीजा था, तो इसने कर दिया था बाद में विद्रोह, और अपने कुछ सिक्के जारी कर दिए थे। अब बात है फिरोज खिलजी, ये फिरोज शाह तुगलक नाम याद आ रहा है बार बार। बात है फिरोज खिलजी की। अब फिरोज खिलजी की बात है तो ये सुल्तान है भाई। अब चाहे बलबन खुद क्यों ना आ जाए, अब सुल्तान है। अब उसका भतीजा क्या है, ये कर रहा है विरोध कड़ा मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर जो था ना, कड़ा मानिकपुर में आप ये मान सकते हैं कि 3 जिले आ सकते थे वर्तमान में। कौन कौन से, इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। ये कौशाम्बी, ये 3 जिले मिला के एक कड़ा मानिकपुर बनता था। तो इसका सूबेदार था मिलक छज्जू, ये बलबन का भतीजा था। इसने कर दिया विद्रोह और कुछ सिक्के जारी कर दिए। तो भैया इसने क्या किया, फिरोज खिलजी ने इसको हटाया
और अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको भाई, ख्वाजा खातिर को अपना वजीर बनाया था। ये दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या हैंग हो रहा है सिस्टम। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको अपना वजीर बनाया? ख्वाजा खातिर को अपना वजीर बनाया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरस खां को आरिज मुमालिक यानी सेनापति बनाया था। आरिज मुमालिक मतलब क्या? सेनापति बनाया था। साहित्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कर्ष मतलब विशेष उन्नति हुई, आप ये मान सकते हो। इसमें कुतुबुद्दीन अलवी, सदुद्दीन और ख्वाजा जमालुद्दीन, मुइज़्ज़मी और अमीर खुसरो, ये आदि विद्वानों का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखो। अब देखिए एक लाइन और है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल की सबसे विस्तृत जानकारी जो मैंने आपको पहले बताई थी, ज़ियाउद्दीन वर्नी द्वारा फारसी में लिखित ग्रंथ तारीख़ फिरोजशाही में मिलती है। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक इसमें वर्णन है। जलालुद्दीन फिरोज के कुछ आक्रमण भी थे, जो बहुत सारे आक्रमण, लेकिन यहाँ पे मैंने विशेष वो लिखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी तक पूछे गए हैं। देखिए 1292-93 में अब्दुल्ला और उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों से संधि कर ली और उलुग खां के साथ अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। ठीक है, और उलुग खां ने अपने सभी सैनिकों के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और यही मंगोल बाद में नवीन मुस्लिम कहलाए थे। और तथा यही जो स्थान है, या दिल्ली में एक स्थान बनाया गया मंगोलपुरी, जो आज ही प्रसिद्ध है। तो मंगोलपुरी स्थान कहाँ बनाया गया दिल्ली में। देखो एक रणथंबोर का किला था जिसको बहुत लोगों ने विजिट करने को सोचा लेकिन नहीं कर पाए थे। तो जलालुद्दीन उसमें से एक थे जिसने सोचा कि इसको हम विजिट करेंगे, लेकिन उसकी जो व्यवस्था थी, किला की जो व्यवस्था थी, उसकी मजबूती देखकर कहा कि इसको छोड़ो, खाली समय ना बर्बाद करो। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना प्रथम अभियान रणथंबोर के विरुद्ध किया था, लेकिन किले की मजबूती को देखकर उसने जो है जीतने की इच्छा छोड़ दी थी। देखिए जब नया सुल्तान कोई बनता है तो ज़्यादा मतलब वो इधर लड़ाई वड़ाई चक्कर नहीं पड़ता है, अपना आराम से रहना चाहता है। ये भी इस टाइप का था। जलालुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। बस इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी और इसी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी, सामान्य परिचय क्या है इनका? तो नाम, वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसास्प। ये अली गुरसास्प इसका नाम था। जन्म क्या था? 1266 या 67 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। बहुत लोग भारत में मानते हैं, लेकिन भारत में इसका जन्म नहीं हुआ था। मृत्यु हुई थी 1316 में। और उपाधियाँ इसने धारण कौन सी की? सिकंदर सानी, यामनी उल खिलाफत, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और जनता का चरवाहा। जनता लिखा हुआ है, जितना लिख गया। और सिकंदर द्वितीय। यहाँ पर जो उपाधियाँ हैं, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधियाँ हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो सिकंदर सानी और दूसरा सिकंदर द्वितीय। इसके दिमाग में चल रहा था कि हम पूरा विश्व जो है विजेता बनेंगे, तो इस सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने रखी थी। बाकी अमीर खुसरो ने कहा था विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ये सब अमीर खुसरो ने इस उपाधि दी थी। ठीक है, देखो इतिहास क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर कड़ा मानिकपुर में ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था। अब बताओ मैं इसकी कहानी क्या थी। देखिए देवगिरी को इसने जीता था मलिक काफूर के साथ, देवगिरी को। तो देवगिरी को जब वहाँ पे जीता था तो वहाँ पर बहुत धन दौलत मिली थी इसको, लेकिन इसने क्या है, ये हिस्सा जो है सुल्तान को नहीं दिया था। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी को नहीं दिया था। बाद में क्या हुआ था कि इसने बुलाया कि कड़ा मानिकपुर में कि आप आइए, हम हिस्सा जो भी लूटे हैं आपको देते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम चाचा भतीजे के बीच में कोई दूसरा सैनिक वैनिक नहीं आना चाहिए, हम लोगों का आपस का घर का मामला है। ठीक है, बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, ऐसा कुछ समझाया होगा इन्होंने। तो भैया वो गए, बिना हथियार बिना सैनिक के गए, और अलाउद्दीन खिलजी रोते रोते उनके पैरों में गिर पड़े, माफ़ी मांगने लगे और इशारा, आँख मार के इशारा किया एक सैनिक पर, उसने कर दिया इन पर हमला। ठीक है, फिरोज खिलजी पर कर दिया हमला, ये भगे। फिर वहाँ भागते भागते एक सैनिक ने क्या किया, एक इनकी गर्दन ही काट दी। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही गर्दन काट दी। गर्दन को मतलब गर्दन काटी
और बताते हैं कि इतना खतरनाक था कि उसको अपने ऊपर सर पर रख लिया और अपने आप को सुल्तान वहीं पे घोषित कर दिया। 20 दिनों तक कड़ा मानिकपुर में और अवध की गलियों में ये कटा हुआ सर घुमाता रहा ताकि लोगों की दहशत बने, मुझे सुल्तान स्वीकार करें, किसी की हिम्मत ना हो कोई विरोध या विद्रोह करने की। तो ये बात हुई थी। और ये जलालुद्दीन जो था, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये उसका भतीजा था और दामाद भी था। मैंने बताया कि भतीजा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है बचपन में ही, और जितने भी भाई बहन होते हैं सबकी देखभाल कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही करता है। लेकिन ये तब भी उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से ये बनता है दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो कड़ा मानिकपुर में ही ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा खतिर को वजीर बनाया। और देखिए अलाउद्दीन पहला ऐसा जो है शासक था जिसने मद्यपान, जुआ खेलना इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी थी। ये पहला सुल्तान था। ठीक है, इसके अभियान देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। एक तो है महत्वपूर्ण अभियान, पहला अभियान कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान है गुजरात पर 1298 में, जब इसने उलूग खां और नुसरत खां जफर को वहाँ आक्रमण के लिए भेजा था। उस समय वहाँ का शासक था वघेला राजपूत रायकर्ण। ठीक है, वघेला राजपूत रायकर्ण वहाँ का शासक था। ठीक है ना। और देखिए इसी में क्या हुआ था कि नुसरत खां जो है, इसी के बाद जो है एक मलिक काफूर, एक हिजड़ा था, उसको 1000 दिनार में लेके आया था। तो उसको 1000 दिनारे के नाम से भी जानते हैं, इसी युद्ध के बाद। ठीक है, इसी युद्ध के बाद आया था। और रायकर्ण की देखिए एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला, उसको लेके चले आए थे यहाँ पर। ठीक है, रायगढ़ की पत्नी थी कमला देवी, इसको उठा के लेके चले आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे कर लिया था निकाह और उसको अपने सबसे प्रिय रानी बनाया था। हालांकि जो रायकर्ण था ये भाग गया था अपनी बेटी को लेके, लेकिन इसकी पत्नी जो है वो है उसको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है रणथंबोर अभियान। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाली सेना को रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजा। और उस रणथंबोर आक्रमण में चौहान वंश के राजा हम्मीर देव का शासन था और हम्मीर देव की सेना ने उलूग खान और नुसरत खान की सेना पराजित किया। ठीक है, पराजित हो गए थे ये लोग और इस युद्ध में नुसरत खान मारा गया था। रणथंबोर अभियान हुआ था 1299 में। और अलाउद्दीन खिलजी, अब यहाँ पर इसके साथ मलिक काफूर भी था। ठीक है, मलिक काफूर देखिए एक हिजड़ा था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते, ज़्यादा कोई बात नहीं जाननी है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसको ये खरीदा गया था। किसने खरीदा था? नुसरत खां जफर ने खरीदा था इसको 1000 दिनारी में। तो इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। और ये बहुत ही प्रिय था अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत ही मतलब वीर योद्धा कह सकते हैं, इस टाइप का था ये। और जितने भी इसके आक्रमण या अभियान हुए मलिक काफूर के ही संरक्षण में हुए थे, उसकी देखरेख में हुए थे। और जहाँ भी जाता था वहाँ वो जीत के ही आता था, खाली हाथ कभी आया ही नहीं। समझ लीजिए कि लकी था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि नुसरत खां मारा गया। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात कही जाती है कि विंध्याचल पर्वत को पार करके जो जीतने वाला जो पहला सुल्तान है दिल्ली का, वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, विंध्याचल पर्वत को। अब यहाँ पर एक है चित्तौड़ अभियान। यहाँ पर जो आपने कहानी सुनी होगी रानी पद्मावती की, तो यहाँ पर क्या है, एक शासक थे राजा राणा रतन सिंह। पद्मावती वाली कहानी सुनी होगी, इसके चक्कर में युद्ध हुआ था। तो चित्तौड़ अभियान 1302 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ राजधानी जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ राजा जो है राणा रतन सिंह थे। ठीक है, ये हार गए थे। और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो भी एक आभा थी या जो भी एक भौकाल था चित्तौड़ का, उसको देख के खुसरो ने ये कहा था, खुसरो ने शब्द ये कहा था कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है वो 7वें स्वर्ग से भी ज़्यादा है, 7वें स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है हिंदुओं का स्वर्ग। तो ये खुसरो ने कहा था वहाँ का भौकाल देख के, और जोहर कर लिया था। यहाँ की रानियाँ जो थीं वो जोहर मतलब क्या होता है कि एक साथ सभी दासी लोग आग में समा जाना, क्योंकि वो किसी के और हाथ में नहीं आना चाहती थी। यही होता था कि ये करते क्या थे कि भाई पद्मावती को लेकर लड़ाई होती है, ऐसा बताते हैं। इस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती एक अलग से ग्रंथ लिखा है, उसमें बहुत सारी कथाएँ लिखी हैं, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं उसमें, वो अलग पॉइंट है। तो ये चित्तौड़ का अभियान जो था, ये इस पर मूवी भी बनी है रानी पद्मावती। ठीक है, तो बस इतना ही समझो इसके बारे में। अब देखिए देवगिरी अभियान हुआ था 1307 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और काफूर ने देवगिरी राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और बंदी बनाकर दिल्ली लाए।
देखिए जो मैंने बताया था आपको, एक राजा था जिसका नाम था रायकर्ण। रायकर्ण जो है रामचंद्र के पास ही भाग गया था जब युद्ध हुआ था। तो रायकर्ण जो है ये रामचंद्र के पास भाग गया था, तो वहाँ पर ये गुस्से के मारे वहाँ पर एक अभियान चलवाया था। फिर रामचंद्र को लाया गया था, पता नहीं क्या खुशी देख के अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को माफ़ कर दिया था और सम्मानजनक व्यवहार किया था उसके साथ। और रायन, ठीक है, यानी महाराजा ध्वज ऐसे कुछ करके उपाधि इसका मतलब होता है, और ये उपाधि दी थी। और स्वर्ण छत्र दिए थे, 1 लाख स्वर्ण टका और नवसारी यानी आधुनिक गुजरात की जागीरदार प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी में बहुत ही कड़ा प्रशासन था। ये साम्राज्यवाद में विश्वास करता था और निरंकुश शासन रहता, मतलब इसका मतलब था कि एक राजा को निरंकुश होना चाहिए। किसी के दबाव में अगर काम करेगा तो वो अपना विस्तार, साम्राज्य का विस्तार या फिर प्रजा के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके हिसाब से 2 चीज़ें एक न्याय होते थे। एक तो शरीयत के हिसाब से होता था, और जो बातें शरीयत में नहीं लिखी हैं वो एक टॉपिक के हिसाब से, मतलब एक कंडीशन के हिसाब से न्याय करने की इसकी आदत थी, ठीक है। और देखिए इसके एक और चीज़ थी, इसने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया था, एक में नहीं मिलाया था। तो ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आदत इसको नहीं थी धार्मिक मामले में अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो मंत्री परिषद था, इससे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, या आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे दीवाने वजारत क्या था। दीवाने वजारत एक वजीर होता था, और दीवाने इंशा का क्या मतलब है? दीवाने इंशा मतलब है शाही आदेशों का पालन करवाना, ये दीवाने इंशा कहलाता था। और दीवाने आरिज ये सैन्य मंत्री होता था, सैन्य मंत्री। और दीवाने रसातल ये विदेश विभाग होता था, और ये खुद अलाउद्दीन खिलजी का विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी खुद इसके हेड हुआ करते थे, ये दीवाने रसातल। और बरीद मुमालिक ये गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, तो बरीद मुमालिक जो है गुप्तचर व्यवस्था थी यहाँ पर। अब ये तो था मंत्री परिषद। बाजार व्यवस्था, आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी बाजार व्यवस्था की, बहुत तगड़ी थी कि कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी ज़्यादा या कोई भी कम सामान तोल दे। कम सामान तोलता था, उसी के हिसाब से क्या होता था कि उतना मांस काट के उसमें चला देते थे उसी व्यक्ति का, तो किसी की हिम्मत नहीं थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था, ये व्यवस्था इसलिए तगड़ी कर रखी थी क्योंकि इसको सेना मजबूत करनी थी। भाई ये सब व्यवस्था अगर अच्छी मजबूत रखेगा तो कर अच्छा मिलेगा और राजस्व अच्छा आएगा, कुछ घपला नहीं होगा, कुछ घोटाला नहीं होगा, तो हम सेना को अपनी मजबूत करेंगे जिससे हम साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस खाली सेना के लिए थी। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था क्या थी? जैसे कि सहनाए मंडी का क्या होता था? बाजार अधीक्षक होता था, उसको बोलते थे सहनाए मंडी। दीवाने रियासत, जो बाजार पर नियंत्रण रखना होता था, उसको कहते थे दीवाने रियासत। और सराय अदल ये न्याय के लिए था। और बरीद मंडी ये बाजार निरीक्षक था। और मुन्हयान ये गुप्तचर विभाग, ये गुप्तचर होता था, इसको बोलते थे मुन्हयान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक है एकता भूमि के प्रकार। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं भूमि के प्रकार से भी, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। एकता भूमि किसे कहते थे? तो इस भूमि का मालिक होता था इक्तादार। एकता भूमि आपको बताया था मैंने, इक्तादार प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, ठीक है। और खालसा भूमि, यह भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी। और उर्सी भूमि क्या थी? यह भूमि केवल मलिक तुर्की मुसलमान होते थे, उनके पास होती थी उर्सी भूमि, ठीक है। और ये क्या था? इनावम वक्त की भूमि, यह भूमि कर मुक्त होती थी। और देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर के प्रकार, ये कर के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कर प्रकार कितने होते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा था जजिया। इसके समय में जजिया कर क्या था? देखिए जजिया कर ऐसा था जो गैर मुसलमान थे, ठीक है, उनसे लिया जाता था जजिया कर। गैर मुस्लिम जैसे कि जो मुस्लिम नहीं है, जैसे हिंदू हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, वो लोग। जैसे क्षत्रियों से सबसे ज़्यादा कर लेता था 40%, ये वार्षिक कर था। 40% क्षत्रियों से, वैश्यों से 20% और शूद्रों से 10%। यहाँ पर ब्राह्मण की बात नहीं कही क्योंकि ब्राह्मण पर कर नहीं लगा था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। ये जो है वार्षिक कर था। अब देखो जकात, एक जकात भी था। जकात जो है ये भी एक धार्मिक कर था। यह भी एक धार्मिक कर था जिसे धनी मुस्लिमों से लिया जाता था और इसकी मात्रा 1/40 होती थी। खराज, अब खराज कर कैसा था? यह भू राजस्व से संबंधित था। इसकी मात्रा कितनी थी? 50% तक होती थी, लेकिन कुछ अनाज राशन के रूप में वापस कर दिया जाता था। और यह कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ये खराज जो था ये भू राजस्व कर था जो 50% तक होता था। मतलब ये 50%, लेकिन कुछ राशन की जगह पे दे के जो है कुछ कम कर देते थे राशन देकर। और ये गैर मुस्लिमों के लिए कर था।
और ये एक कर है उर्स। उर्स या मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था जिसकी मात्रा 10% होती थी, मतलब गैर मुस्लिमों से 50% और मुस्लिमों से 10% ये व्यवस्था थी। खम्स, खम्स एक कर था जो लूट कर, जो भी मतलब कोई भी लूटपाट करके लाता है तो उसका 80% जो है वो सुल्तान को देना होगा। ये खम्स जो है एक प्रकार का कर था लूट वाला, तो लूट के धन पर लिया जाने वाला कर था। ये 80% जो है इस सुल्तान के पास रहता था, बाकी खुद रखो, ठीक है। अगर मारे गए तो मारे जाओ, इससे मतलब नहीं है। व्यापारी कर देखो, अब व्यापारी कर देखिए दोनों में अलग अलग था। मुस्लिमों से 2.5% और गैर मुस्लिमों से 5% ये लिया जाता था व्यापारी कर। धरीकर या चरीकर, देखो इन करों की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। धरीकर और चरीकर क्या था, ये एक कर का प्रकार था। पहली बात तो ये है, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये क्या था, तो देखिए इन करों की शुरुआत, ठीक है। धरीकर जो है बड़े घर वालों से लिया जाता था, और चरीकर क्या था, दुधारू पशुओं के, जो दुधारू पशुओं को जो रखते थे उनसे जो आय होती थी उनसे चरीकर जो है लिया जाता था। अब बात आती है स्थापत्य कला की कि इसने क्या क्या बनवाए, ठीक है। हाँ, एक बात और रह गई है, वो बात दोस्तों ये रह गई है कि देखिए एक वारंगल अभियान हुआ था, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एक वारंगल अभियान भी किया था इसने, ठीक है। दक्षिण भारत में वारंगल अभियान था, जहाँ पर शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने जो है यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव था, इससे कोई युद्ध नहीं लड़ा था मलिक काफूर ने। इसने क्या किया था, खाने पीने की चीज़ें बंद कर दी थी, खाने पीने की चीज़ें नहीं जा रही थी, तो मजबूरन प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर से संधि की थी और एक कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। तो कोहिनूर हीरे की बात आती है वारंगल अभियान की, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है, ठीक है। ये बात रह गई थी। एक बात और है कि इसने सैनिक का हुलिया और घोड़े की दागने की प्रथा शुरू की थी। वो इसलिए शुरू की थी क्योंकि ताकि कोई घपला ना करे, भाई बार बार वेतन ना ले, वेतन देने का भी काम इसने शुरू किया था, ठीक है। घोड़ा, अब घोड़ा मतलब क्या है कि जैसे कि घोड़ा अगर मान लिया है तो उसको एक अलग वेतन, जैसे कि हमारे पास जैसे कि आपके पास घोड़ा है तो आपको एक अलग वेतन मिलेगा, ज़्यादा वेतन मिलेगा। जिसके पास घोड़ा नहीं है वो कम वेतन पड़ेगा। तो क्या करते थे कि एक घोड़ा लेके गए, नाम लिखवाया, फिर घोड़ा वही लेके चले आए, ठीक है। दूसरा आदमी लेके चला आया कि चलो हमको लाओ यार, हम भी लेके चले थे, हम भी तनख्वाह ले जाके ज़्यादा। तो क्या हुआ, घोड़े को दागने की प्रथा, कि घोड़ा पहचान में आ जाए कि ये घोड़ा इसका है, ये दोबारा जो है पास नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा इसने शुरू करी थी। तो सैनिक का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा इसने शुरू की थी। ये बात मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं स्थापत्य कला में। 1311 में कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग अथवा कुश्त ए सीरी का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया था, और 1000 स्तंभों वाला 3 मंजिला राजभवन का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दिल्ली में हौज ए खास या हौज अलाई एक तालाब था, उसका निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन बन जाए तो आपको याद रखने, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ होता है, आप भी समझते हैं कि हिस्ट्री में एक से एक चीज़ नई नई आपको जानने को मिलेगी अलग अलग टीचर के द्वारा। अलाउद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी, तो देखिए अलाउद्दीन की मृत्यु के बारे में ये बताया गया कि अलाउद्दीन बहुत ही गंभीर रोग से पीड़ित था, जिससे बहुत इसको पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा होती थी। और इसने क्या किया था कि अपने बहुत ही जो प्रिय, इसका जो वो था पसंदीदा अधिकारी या मतलब बॉडीगार्ड कह सकते हैं, मलिक काफूर, उससे कहा कि मुझे मार दो, तो भैया उसने मार दिया, इसकी हो गई मृत्यु। अब मलिक काफूर जो है इसके बाद 35 दिन तक शासक बन के रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी एक शिहाबुद्दीन उमर था, उसको बनाया, और इसके संरक्षण का काम किया मलिक काफूर ने। इसके संरक्षण का काम किसने किया, मलिक काफूर ने। तो खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था, खिलजी का उत्तराधिकारी था मलिक काफूर, सॉरी शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनकर काम किया किसने, मलिक काफूर ने, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बचती है कि इसका जो मुबारक शाह खिलजी है उसके बारे में भी देख लेते हैं, तो खिलजी वंश को समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए यहाँ पर, ठीक है। बाकी याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुबारक शाह खिलजी, अप्रैल 1316 में मुबारक खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने परम मित्र मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि दी। देखिए इसके बारे में बताया जाता है कि थोड़ा इसके हटे हुए थे, थोड़ा सा गे टाइप से था, पागल था, इस टाइप से इसका संज्ञा दी गई है। देखिए हुआ क्या, मैं बताऊँ आपको कि जब ये सुल्तान बना तो शिहाबुद्दीन, ठीक है, यहाँ पे रखो, क्या हुआ यार, ये
ये देखो सिहाबुद्दीन, जब सिहाबुद्दीन बना संरक्षक, ठीक है, तो ये मलिक काफूर, सिहाबुद्दीन जब बना गद्दी पे बैठा सुल्तान बना तो इसका संरक्षक था मलिक काफूर। और ये जो मुबारक शाह खिलजी है ना, इसको पसंद नहीं था। इसने क्या किया, पहले तो मलिक काफूर की हत्या करवा दी, मलिक काफूर की हत्या करवाई। उसके बाद जो सिहाबुद्दीन है इसको फिर इसके संरक्षण में रहा। बाद में सिहाबुद्दीन से वो भी हो गया परेशान, इसने उसको अंधा करवा के मरवा दिया। फिर उसके बाद खुद गद्दी पे बैठा। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मुबारक खां। लेकिन जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपने आप को क्या कहा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये कहा, ठीक है, खिलजी। देखिए खिलजी एक कबीले का नाम था वहाँ पर, एक जो अफगानिस्तान में, तो उसी का सरनेम लगा के चलते थे ये लोग, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो खिलजी क्या है, तो खिलजी सरनेम था जो वहाँ पर कबीले में लगा के चलते थे लोग। तो फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसका एक परम मित्र था मुबारक हसन खुसरो खां। मुबारक हसन जो था ये हिंदू बिरादू, अच्छा एक इसके बारे में बात बता दूं मैं आपको। ये देखिए इसका परम मित्र था, ये कौन सा, इसका परम मित्र था मुबारक हसन। तो मुबारक हसन कौन था, ये हिंदू बिरादू, ये हिंदू बिरादू था, एक हिंदू बिरादू जाति थी, उसका था ये मुबारक हसन, ठीक है। और ये इसका बड़ा पीढ़ी था। तो इसको क्या किया था, इसको जो है खुसरो खां की उपाधि दी थी। अब बताते ये है कि ये इसके साथ वो सब कुछ करता था जो मतलब जो एक लड़का लड़की में होता है, ऐसा समझो, ठीक है। ये बताया इतिहासकारों ने। और इसकी आदत ये थी कि ये नग्न होकर, पता नहीं क्या बहुत हवा चल रही है बार बार जो उड़ रहा है, ये नग्न होकर जो है दरबार में आ जाया करता था, नंगे नंगे घूमता था, नंगे स्त्रियों के साथ, स्त्री वेशभूषा कभी पहन के आ जाता था, कभी कुछ भी आ जाता था, मतलब ठीक है, थोड़ा पागल था, हटा हुआ था, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड मान सकते हैं, ये फ्रेंड नहीं, खुसरो खां जो है इसका बॉयफ्रेंड था, ये समझो। देखिए इतिहास में ऐसे ही लिखा है, अगर आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसने खलीफा को माना ही नहीं, इसने जो खलीफा होते थे उसको माना ही नहीं, कहा हम खुद खलीफा हैं, हमसे बड़ा कौन खलीफा है, ठीक है। अब मुबारक शाह खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य द्वेष रहता था। देखिए मुबारक शाह खिलजी और शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके मध्य ये बहुत ही मतलब इनके आपस में 36 का आंकड़ा था। हुआ क्या था कि देखिए चंद्रमास क्या होता है, जब एक नया चंद्रमास होता था तो सुल्तान के पास बड़े बड़े लोग आते थे इनको बधाई देने, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया कभी भी नहीं आते थे। तो इसके चक्कर में इनसे बनती नहीं थी। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया की हत्या कर दो, ठीक है, जो हत्या करके आएगा उसको 1000 दिनारें दी जाएंगी, उसको 1000 दिनारें दी जाएंगी। अब देखिए क्या हुआ, अब इसकी हत्या किसने कर दी, खुसरा शाह, ये जो खुसरा था ना, इसका जो बॉयफ्रेंड था मुबारक हसन, इसने इसकी हत्या कर दी। हत्या किसने कर दी, क्योंकि इसका जो बिरादुल जो सैनिक थे, जो हिंदू बिरादू सैनिक थे, उनके साथ मिलकर इसने एक षड्यंत्र रचा और इसने ये मुबारक शाह खिलजी की कर दी हत्या और खुद गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और एक सेकंड रुको भाई, नहीं नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये खुद गद्दी पे बैठ गया था और इसने क्या किया था, इसने देवल नाम की जो है एक देवल देवी जो एक अलाउद्दीन, देखिए बताऊँ मैं, जब गुजरात अभियान हुआ था, ठीक है, जब रणथंभौर अभियान हुआ था तो उसके बाद क्या किया था, खिज्र खां को वहाँ का सुल्तान बना दिया था, मतलब वहाँ का एक सूबेदार बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिज्र खां उसका अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक है, लेकिन खिज्र खां को हटा दिया था। खिज्र खां को वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर राजपूतों ने फिर से जो है अपना वर्चस्व जमा लिया था। इसके बाद क्या किया था कि एक देवल नाम की एक लड़की थी, देवल नाम की लड़की का विवाह कर दिया था खिज्र खां के साथ, ठीक है। अब खिज्र खां के साथ विवाह कर दिया था। अब ये थी हिंदू, अब हिंदू के साथ ही देवल देवी के साथ ही इसने क्या किया था, ये जो खुसरो शाह जो है ना, ये मुबारक हसन, इसने कर लिया था विवाह। अब जिसके बाद ये क्या हुआ कि ये विवाह कर लिया तो एक दीपापुर का एक था, क्या बोलते हैं, सूबेदार, जिसका नाम था क्या नाम था उसका, मलिक तुगलक, जिसका नाम था मलिक तुगलक, इसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि गाजी मलिक यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये जो था, ये दीपापुर का एक सूबेदार था, दीपापुर का। इसको ये पसंद नहीं था क्योंकि ये था हिंदू,
इसका मूल धर्म क्या था? हिंदू था, और जो इसकी पत्नी थी वो भी हिंदू थी। तो ये कह रहा था कि इस्लाम खतरे में है। ये क्या कह रहा था? इस्लाम खतरे में है। तो देखिए, इस्लाम खतरे में है ये तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन एक विशेष शब्द के अगर रूप से देखें तो ये गाजी मलिक ने कहा था, जिसका नाम रखा गया था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इसने कहा था इस्लाम खतरे में है, और ये आता है और खुसरो खां की हत्या कर देता है। खुसरो खां की हत्या करने के बाद ये मतलब एक ऑफर देता है कि जिसको भी बनना है सुल्तान वो बने। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने क्या किया कि उसको ही सुल्तान बनने का ऑफर दिया, तो ये बाद में सुल्तान बनता है। अब ये तुगलक है, ठीक है, तो ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। ये गाजी मलिक क्या है, ठीक है, फिर ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की दिल्ली में स्थापना करता है इस तरीके से। और मुबारक शाह खिलजी जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगली क्लास में हम लोग देखते हैं तुगलक वंश देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अगर सारे वीडियो आप देखते हैं तो किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और शेयर तो करना ही है आपको, शेयर वीडियो को करा करें, शेयर जो किया करें, पूरा वीडियो देखा करें यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ी सी तो मेहनत की कबर बता रहा हूँ, हाँ कबर तो बन जाएगी मेरी, जब ऐसे काम चलता रहेगा। थोड़ी सी तो मेहनत की कबर, फिर देखो कबर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी तो मेहनत की कदर करो मेरी। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा मुँह सूख रहा है, पानी पिया जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अच्छे से कमेंट भी छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।